अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। तो आज हम बात करेंगे हज इस्लाम के बुनियादी अरकान में से 5वां रुकन है जो हर साहिबे इस्तिताअत मुसलमान पर जिंदगी में एक बार फर्ज है। लेकिन आप सब लोग जानते होंगे कि हज पॉलिसी 2019 की मंजूरी दे दी गई है और इस साल हुकूमत हाजियों को सब्सिडी नहीं दे रही क्योंकि सऊदी अरब में हज अखराजात में 50% इजाफा हो गया है। पहले 3.25 लाख रुपए में होने वाला हज अब होगा 4.25 लाख रुपए में और अवामी हलकों की जानिब से इसे मुस्तरद किया गया है। शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया गया है क्योंकि हुकूमत का दावा यही था कि रियासत मदीना इसे बनाया जाएगा और पहली हज पॉलिसी ही साहिब इस्तिताअत की इस्तिताअत को भी कम कर गई है। इसके साथ ही सवाल ये उभरता है कि लोग सारी जिंदगी पैसा अपना जमा करते हैं जिंदगी में एक बार हज करने के लिए। ये तो रियासत मदीना बनने जा रही थी और ताजरों और सनतकारों को तो मौजूदा हुकूमत ने बहुत सब्सिडी दी है, लेकिन फिर आज़मीन हज को कोरा जवाब इस हुकूमत ने क्यों दे दिया है, आज के प्रोग्राम में हम तफसीलन इस पर डिस्कस करेंगे। आगे जाकर हम कुछ टेक्निकल डिस्कशन भी करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि हुकूमत ने माली साल 2018 और 19 के लिए महंगाई की सतह 6% रहने का इम्कान जाहिर किया था, लेकिन जनवरी 2019 में महंगाई में 7% इजाफा हो गया है और कोर इन्फ्लेशन सख्त मॉनिटरी पॉलिसी के बावजूद भी हर माह बढ़ती चली जा रही है। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि मौशी हालात में बेहतरी के दावे तो किए गए हैं, लेकिन फिर महंगाई का सुनामी आखिर क्यों दिखाई दे रहा है। तो आइए अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है इरशाद अहमद आरिफ साहब लाहौर स्टूडियो में, फिर हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद होंगे इजहारुल हक साहब, फिर हमें ज्वाइन करेंगे अयाज खान साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं और उनके साथ फिर तशरीफ आवरी रखेंगे और या मकबूल जान साहब भी। तो तमाम मेहमानों को मैं वेलकम कहती हूँ। सबसे पहले इरशाद साहब, आप ये बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत तो यही ऐलान कर रही थी कि रियासत मदीना बनेगी और फिर हमने देखा कि सनतकारों और ताजरों को तो हर तरह की सब्सिडी दे दी गई, लेकिन आज़मीन हज को कोरा जवाब क्यों दिया हुकूमत ने? इंटेंशनली किया या अनइंटेंशनली? देखिए, ये तो नहीं हो सकता कि अनइंटेंशनली हुआ है, जानबूझकर किया गया है। असल में हुकूमत अभी तक ये समझ नहीं पाई और इमरान खान के इर्द गिर्द ऐसे लोग जमा हो गए हैं, लिबरल, सेकुलर, अबाहियत पसंद, जिनका ना आवाम के जज्बात का, मजहबी जज्बात का कोई एहसास और इदराक है, ना ये मालूम है कि जी कौन सा हमारा इकदाम हुकूमत को ये मौका फराहम करे, अपोजिशन को ये मौका फराहम करेगा कि वो हम पर चढ़ दौड़े, और किस इकदाम के नतीजे में हमारा जो एजेंडा था, हमारा जो मंशूर था, हमारे जो ऐलानात थे, उनकी मिट्टी पलीद होगी। तो उसकी वजह से अब ये फ़ैसले पर फ़ैसले इस तरह के किए जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में ये सब, इसमें कोई शक नहीं कि हज जो है साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है, लेकिन पाकिस्तान के जो अवाम मदीना मुनव्वरा से, मक्का मुअज़्ज़मा से, शायर इस्लाम से वाबस्तगी रखते हैं, जो जज्बाती लगाव रखते हैं, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में एक बार वो मदीना मुनव्वरा में, मक्का मुअज़्ज़मा में हाज़िरी दे, हज का फ़रीज़ा अदा करे। साहिब इस्तिताअत तो ऐसा करते ही हैं, लेकिन जिनकी नहीं है वो भी एक पाई पाई जोड़ते हैं सारी उम्र के किसी तरह, लेकिन जब वो पाई जुड़ जाती है, मौका आता है, तो हुकूमत अखराजात बढ़ा देती है और ये अखराजात भी कुछ जेन्युइनली नहीं बढ़ रहे होते। मिसाल के तौर पर आप आज भी मालूम कर लीजिए कि हज के जो रेट्स आएंगे इनके एयरलाइंस के, PIA का किराया बाकी एयरलाइन से तकरीबन 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा होगा। मुझे ख़ुद ये तजर्बा हुआ कि 2012 में सऊदी एयरलाइन नास का किराया जो था वो 60,000 था, रासुल खैमा का 1 लाख था, PIA का 1,80,000 था। तो ये अखराजात में इजाफा हुकूमत करती है, बोझ जो अवाम पर डाल दिया जाता है। ठीक है अयाज साहब, अब आप फरमाइएगा, अब आप अपना टेक दीजिएगा कि लोग तो सारी जिंदगी पैसा जमा करते हैं, जैसा कि इरशाद साहब भी कह रहे हैं, हुकूमत का काम तो सब्सिडी देना था, लेकिन हम देखते हैं सनतकारों, ताजरों को तो सब्सिडी मिलती है, लेकिन आज़मीन हज जिनका बिल्कुल हक था कि उनको सब्सिडी मिलती, लेकिन उन्हें कोरा जवाब क्यों मिल गया? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, लोग पैसा जोड़ते हैं, ज़ाहिर है लोगों ने जाना होता है, वो अकीदत और तरह की है मक्का और मदीना से। लेकिन जब हम अगर इस्लाम की बात करते हैं, शायर इस्लाम की बात करते हैं, तो जब वाज़ेह तौर पे ये कह दिया गया कि साहिब इस्तिताअत हज करेगा, तो फिर मेरा ख्याल है इसमें मैं गवर्नमेंट को कसूरवार नहीं समझता। जो इस वक्त मुआशी हालात हैं उनमें अगर किसी एक साल कोई साहिब इस्तिताअत ही सिर्फ हज कर रहे हैं, और वो तो 10-10, 12-12, 15-15 हज कर रहे होते हैं, वो ये नहीं सोचते कि अब मैंने एक दफ़ा कर लिया, चलो अब किसी गरीब आदमी को करा दूं, तो जाहिर है ये जो मईशत के इस वक्त हालात हैं, हाँ हुकूमत अगर
ये कर देती, कहती जी इस साल हज कोई नहीं करेगा, हम पाबंदी लगा रहे हैं क्योंकि हालात ठीक नहीं है, वो पैसे यहाँ कहीं खर्च किए जाएं, जाहिर है फिर एतराज़ और एहतजाज बनता था। लेकिन चूंकि वो माशी हालात हैं, ठीक है, सब्सिडीज़ जहाँ दी जा रही है वहाँ भी नहीं दी जानी चाहिए, सब्सिडीज़ को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि आज जो हालत हमारी हुई है ये इन सब्सिडीज़ की वजह से ही हुई है। और नॉर्मली सब्सिडीज़ दी ही उस तबके को गई हैं इस मुल्क में जो साहब इस्तात है, जो अफोर्ड कर सकता है, उसी के लिए चीज़ें सस्ती भी होती हैं और उसको मुफ्त भी मिल जाती हैं। आम आदमी को तो बेचारे को वो दिन रात मेहनत करके 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, उसके हालात ये हुए होते हैं। लेकिन चूंकि हमारी प्रायोरिटीज ये रही हैं, हमारी पिछली गवर्नमेंट्स की भी प्रायोरिटीज रही हैं कि जो लग्जरीज हैं उन पे टैक्स हमेशा कम हुआ। हमने देखा ओवर द इयर्स लग्जरीज गरीब आवाम मतलब प्रायोरिटी पर कभी नहीं, और नेसेसिटीज इतनी महंगी हो गई कि वो अफोर्डेबल नहीं रही। ठीक है, इज़हारुल हक साहब आप क्या फरमाएंगे? मईशत, हुकूमत का तो बताना यही है कि मईशत बिल्कुल सही चल रही है और मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा, लेकिन हम देखते हैं कि अमीर लोगों को ही सब्सिडी मिलती है इवेंचुअली, लेकिन गरीब आवाम इग्नोर हो जाती है। सबसे बड़ा अब ये सामने आया कि आज़मीन हज को पूरा जवाब मिल गया हुकूमत की जानिब से। मदीहा, पहले तो उसूली बात समझ लेनी चाहिए। जी जी। उसूली बात यह है कि फ़िक़्ह की किसी किताब में, किसी मकतब फ़िक्र की फ़िक़्ह में आप चारों अइम्मा ले लें, आप इमामिया ले लें, ज़ैदिया ले लें, अहनाफ ले लें, कोई फ़िक़्ह, कोई भी शरीयत, हमारी शरीयत की कोई किताब ये नहीं कहती कि जो मुसलमान नहीं इस्तात रखते मुसलमानों की हुकूमत या मुसलमानों का नज़्म इज्तिमाई उनकी मदद करे। अगर ऐसा होता तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं साहिब निसाब नहीं हूँ, मुझे हुकूमत साहिब निसाब बनाए, मैं ज़कात अदा करूँ, और मरते वक्त जो है हुकूमत मेरी नमाजें जो रह गई हैं, मेरे जो रोज़े रह गए हैं, उनका फ़िदिया अता करे। तो ये जिस तरह अभी याद साहब ने भी कहा कि ये एक उसूली बात है कि जो ये इबादत है ये आपने उस वक्त अदा करनी है जब आप माली तौर पर, जिस्मानी तौर पर इसकी इस्तात रखते हैं। अच्छा, अब यहाँ हुकूमत से गलती ये हुई है कि बजाय इसके कि एक रूखे तरीके से ये कहा जाए कि जी वो जो नहीं इस्तात रखता वो न करे, वो ना जाए, कोई वजीर, कोई जिम्मेदार आदमी आकर टेलीविजन पर लोगों से एड्रेस करता और कहता कि जनाब हमारी ये मजबूरियां हैं, हम इसके लिए ये सब्सिडी हटा रहे हैं, हम लोगों से माजरत करते हैं, उसूली तौर पर ये बनता नहीं है। ठीक है, अब ये जो आर्गूमेंट है कि ताजरों को सब्सिडी दी जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल इज़हार साहब आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इरशाद साहब, फिर इवेंचुअली हुकूमत ने आम आवाम के जज्बात तो मजरू कर दिए, आम आवाम को तो साथ लेकर चलना चाहिए था। बिल्कुल इज़हार साहब सही कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस में ले लेते, कोई वजीर सामने आता, बात करता। हमारा जो सियासतदान है और अशराफिया है, हुक्मरान है, उसको अल्लाह के अहकाम भी उस वक्त याद आते हैं जब उसकी कोई ज़ाती ज़रूरत हो या हुकूमती ज़रूरत हो। देखिए, ये हुक्म तो अल्लाह ताला का उनको याद आ गया कि साहिब इस्तात पर हज फ़र्ज़ है, हाँ जी, मान लिया बिल्कुल सर आँखों पर। लेकिन हुजूर कुरान मजीद ने यह भी कहा है कि सूद लेना देना जो है वो अल्लाह ताला से जंग है, और अभी सूद की शरह में तकरीबन मिला जुला के 4-5% इजाफ़ा किया गया है। उस वक्त तो ना वज़ीर आज़म को कुरान याद आया, ना अल्लाह का फरमान याद आया, ना जनाब किसी काबिना के किसी रुकन को। उस वक्त आपने, क्योंकि IMF का हुक्म था, IMF का हुक्म सारा। इरशाद साहब माफ़ कीजिएगा, मुझे बात करना, अभी जो सऊदी अरब ने हमें पैसे दिए हैं, क्या सऊदी अरब सूद नहीं लेगा उन पर? मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ हुजूर के जनाब, जो काम आपको वारा खाता है वो जायज़ है। दूसरी मैं अर्ज कर रहा हूँ, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, ब्रुनाई में बाकायदा हुज्जाज कराम को, आज़मीन हज को सब्सिडी दी जाती है। मलेशिया में सरकारी जो हज के अखराजात हैं वो हैं 980 रिंगट, 9,980 रिंगट, और जो प्राइवेट है वो है 30,000 रिंगट, यानी 20,000 का फ़र्क है। हाँ, मलेशिया के किसी मुफ्ती ने, किसी मुज्तहिद ने, किसी हुक्मरान ने, वज़ीर आज़म ने कहा कि ये तो सिर्फ असहाब इस्तात के लिए है। इंडोनेशिया में यही सूरत हाल है। इंडिया में जो एक गैर मुस्लिम सेकुलर रियासत है, 1973 से लेकर 2018 तक सब्सिडी दी जाती रही है। 1/3 जो अखराजात थे उसके एयरलाइन के, वो हुकूमत बर्दाश्त करती थी, और कभी किसी ने एतराज़ नहीं किया कि ये आप क्या कर रहे हैं।
सवाल ये है कि ये सारे जो अहकामात याद आ रहे हैं हुकूमत को, उन गरीब लोगों के लिए क्यों याद आ रहे हैं? वो चाहती अगर तो वो ये कर सकती थी कि जो आदमी पहली दफ़ा हज पर जा रहा है और जो वाक़तन ठीक है उसके आमदनी का एक ख़ास सिरा से कम के है, हम उसको सब्सिडी दे देंगे। जो दूसरी दफ़ा जा रहा है उसको बिल्कुल नहीं देंगे। ये भी कर सकती थी, थोड़े लोगों को दे सकती थी, लेकिन इस तरह रूखा जवाब दिया गया है। साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनका व्यू पॉइंट भी ले लें, उसके बाद फिर डिस्कशन को शुरू करते हैं। और ये सब बहुत ज्वाइन किया प्रोग्राम में, फरमाएगा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि लोग सारी जिंदगी पैसा जमा करते हैं हज पर जाने के लिए, जिंदगी में एक दफा। लेकिन अब हम मौजूदा हुकूमत को देखते हैं जो एक तरफ कहती है कि मौशी हालात बिल्कुल सही हैं, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि ताजरों और सनतकारों को तो सब्सिडी मिल जाती है, लेकिन तीसरी जानिब हम देखते हैं जब रियासत मदीना की बात करने वाले हुक्मरान ये ऐलान करते हैं कि आज़मीन हज को कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। कैसे देखते हैं आप ये इकदाम को? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर तो शरीयत की प्योरली बात की जाए तो शरीयत में तो यह है कि आप 1 रुपया भी बैतुल माल का हज पे खर्च नहीं कर सकते, किसी तौर पर अलाउड ही नहीं है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन किसी से नहीं पूछेगा जिसके पास इस्तिताअत नहीं है कि वो हज पे क्यों नहीं आया। अच्छा। मैंने सबीला सिंपल, बड़ा वाज़ेह अल्लाह तबारक तआला ने लिख दिया है। लेकिन यहाँ मसला कुछ और है जिसको लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की जो वजारत हज है, ये उसने हज के ऊपर इतना बोझ डाला हुआ है कि आम आदमी का हज मुश्किल हो गया है। मैं ज़रा गिनता हूँ, इस वक्त रिटर्न टिकट 2500 रियाल का है, फी आदमी बेड का किराया 50 रियाल यौमिया, 40 दिन का बना 2000 रियाल, खाना 3 वक्त 30 रियाल यौमिया, 40 दिन का बना 1200 रियाल, कुर्बानी 500 रियाल, मिना में 3 दिन खैमा का किराया तकरीबन 500 रियाल, टोटल 6700 रियाल। ये बनते हैं तरफ 37 करके 2,47,900 रुपये, ये बनता है टोटल। 28 दिन को उम्रा 1 लाख में लोग करवाते हैं यहाँ पर। मसला यह है कि यहां पर जब वजारत हज के टूर नहीं ऑपरेट होते, वजीर साहब के दौरे नहीं बनते, वज़रा का पाकिस्तान हाउस में ठहरना नहीं बनता, ये अखराजात हैं जिससे आपका 4 लाख बना है। आप इसको ओपन कर दें, मैं देखता हूं कैसे पब्लिक के अंदर 2 लाख 2.5 लाख में हज नहीं होता। मसला सारा यह है कि आपने पाकिस्तान, ये इमरान खान की बात नहीं, पीछे से चला आ रहा है और ये पूरे हज को उन्होंने एक किस्म की मोनोपोली बनाई। आपके खुदामा ने हजात का किराया नहीं जाता जो तमाम लोगों के वजारत हज के और वजीरों के जो अपने रिश्तेदार वहां जा रहे होते हैं। मैं जहाँ 2001 में हज में गया, उस वक्त मुशर्रफ का जमाना था, वहाँ एक औरत ने एक बंदे को पूछा, अपना खादिम हजात था, कुछ सूबेदार था, उसने कहा मुझे बताओ रास्ता क्या? उसने कहा माई मैं तो आप ही भुला पे आए थे। तो ये वाले लोग वहां जाते हैं खुदाम हजाज बन के, वहां पर ये ओवरहेड एक्सपेंडिचर जो हमने डाल दिया हुआ है वजारत हज का, इसने महंगा किया हुआ है। ये सारी खराबियां पैदा कर रही है। कोई ताल्लुक नहीं है किसी तरह। इज़हारुल साहब, ये तो ऐसा लग रहा है कि आर्टिफिशियल एक पूरा बनाया गया स्केड्यूल और आवाम को बता दिया गया है। जैसे कि औरिया साहब कह रहे हैं कि लोगों के सामने रखें, फिर देखते हैं कि कितनी महंगाई है कितनी नहीं। आपको भी कुछ ऐसे फैक्ट्स लग रहे हैं? हुकूमत चाहती तो सब्सिडी दे सकती थी। जी, औरिया साहब ने दोनों बातें ठीक की हैं। पहली बात तो उन्होंने वही कही है जो मैं पहले उनसे आने से पहले अर्ज कर चुका हूं। सवाल यह है कि हुकूमत ने हज को अपनी मोनोपोली क्यों बनाया हुआ है? क्या ये कोई डाकखाना है या ये कोई वजारत खारजा है कि जो उसने अपनी मोनोपोली बनाया हुआ है? इसको ओपन करें। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक गुरबा का ताल्लुक है, हमें चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो चैरिटी के लिहाज से बड़ा नुमायाँ मुल्क है, तो लोगों को चाहिए कि वो जिस तरह हज बदल है तो उसके कई इलाज हैं, हुकूमत से सब्सिडी इलाज लेना नहीं है। तीसरी बात जो मदिया मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, इरशाद साहब ने मलाइशिया का जिक्र करके बहुत अच्छी बात की। जस्टिस तकी उस्मानी साहब ने एक तफसीली मजमून लिखा था कि मलाइशिया में हज का क्या सिस्टम है। वहाँ मेरा ख्याल है हुकूमत नहीं देती, वहाँ ये है कि आप पैसे कुछ दे देते हैं, हज का जो एक प्राइवेट इदारा है या सेमी गवर्नमेंट है वो उसको इन्वेस्ट करता है, फैक्ट्रियाँ लगाता है, कारोबार करता है, तो 5 या 10 साल के बाद वो बताते हैं कि भाई तुम्हारे 5000 अब 1 लाख हो चुके हैं, अब तुम इससे हज कर लो। तो ये वहाँ पर एक बाकायदा एक मैकेनिज्म है हज का, तो वो इस तरह यहाँ पर किया जा सकता है। कई तरीके हैं। बात यह है कि अगर नीयत सही हो तो कई तरीके हैं। प्राइवेट हज कहते हैं, वो इदारे का नाम है तबंग, TABUNG, तबंग।
वो उसका यही है कि आप पैसे जमा कराते रहें या यकदम दे दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किस्तें जमा कराते रहें, फिर वो भी है, वो सहूलत है एक लिहाज से, और वो पैसा आप वापस भी ले सकते हैं, कारोबार में भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो सरकारी हज है, उस इदारे के ज़रिए जो हज है वो है 9,980 का आज का मैं रेट बता रहा हूँ, और जो प्राइवेट है वो 30,000 में होता है। तो ये 20,000 का मतलब ये है कि वो अखराजात कम पे कराते हैं। यहाँ भी जैसा औरिया साहब ने कहा कि हम सब्सिडी नहीं मांग रहे, आप वो एक्चुअल जो अखराजात हैं, यानी एक आदमी ने पूरा 10 साल लगाए, जब उसके 3 लाख जमा हो गए, आपने अखराजात 4.5 लाख कर दिए। भाई अब उस आदमी को तो कोई रियायत दें जिसने 10 साल में वो जमा किए हैं। अब वहाँ मलेशिया में ये तो नहीं होता कि हर साल अखराजात आप बढ़ाते जाएं। तो ये भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सऊदी जो है वो सऊदी अरब ने हज अखराजात में 50% इजाफा किया है, और साथ ही साथ वज़रा की ये भी स्टेटमेंट है कि रियासत मदीना है पाकिस्तान, इसलिए हमने झूठ नहीं बोला, आवाम के सामने सच ही रखा है। नहीं, वो तो जाहिर है, झूठ तो हमारे कोई भी हुक्मरान नहीं बोलता, ये हमेशा सच ही बोलते हैं, इस पे तो कोई आपको बिल्कुल शुबा नहीं होना चाहिए। बाकी औरिया साहब कह रहे थे कि हुकूमत को छोड़ देना चाहिए, तो औरिया साहब चूंकि ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर सिर्फ टूर ऑपरेटर्स के हवाले कर दिया गया हाजियों को, तो उसके बाद उनकी बेचारों की हालत क्या होगी। चले, बहरहाल अखराजात जो एक्स्ट्रा है वो बिल्कुल कम होने चाहिए, वुज़रा के दौरे इसमें से निकालने चाहिए। लेकिन औरिया साहब वो जो वज़ीर मजहबी उमूर बनता है वो बेचारा बनता है इसलिए यार, उसके साथ आप क्यों ज्यादती करना चाह रहे हैं कि वो भी दौरे ना करे? उसके दौरे के पैसे रहने दें, बाकी निकाल दें, मेरे ख्याल उससे भी खासा फर्क पड़ जाए। नहीं यार साहब, देखें अगर सस्ती एयरलाइन मौजूद है तो ये इसरार क्यों है कि PIA पर भी सफर करना है 3 गुना ज्यादा किराया दे के? शजी वो लोग प्रेफर करते हैं ना PIA पे जाने पे, क्या किया जाए, उनको जुबान समझ आ जाती है एयर होस्टेसेस को। नहीं ये तो खैर बाकी जो बाकी एयरलाइंस पे जा रहे होते हैं, देखे जहां तक उनको जुबान आती है। मेरी अर्ज करूं, जहां तक अभी याद साहब ने कहा है, एक मिनट और ये साहब 1 सेकंड माफी चाहता हूं। अभी इयाज साहब ने कहा है कि वजीर मजहबी उमूर का, तो उसको बेरोजगारी अनाउंस दे दें ताकि उसकी वो कंपनसेशन हो जाए। मैं ये पूछता हूं कि वजारत मजहबी उमूर का जेनेसिस क्या है, उसकी जरूरत क्या है, वजारत मजहबी उमूर की क्या जरूरत है? क्या हमारा मजहब जो है वो इस वजारत के ऊपर डिपेंड करता है? क्या ये हमारे मजहब को ज्यादा स्ट्रांग करती है, या ये हमारी नेकियां खुदा के यहाँ ज्यादा मकबूल बनाती है? मैं नहीं समझता कि इस वजारत की कोई जरूरत है। इज़हार साहब की बात पर औरिया साहब मुस्कुरा रहे हैं और यकीनन इस पर वो अपना कमेंट भी करेंगे, लेकिन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। और औरिया साहब क्यों मुस्कुरा रहे हैं इसी पर गुफ्तगू शुरू करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। आया साहब आप बताइएगा, फैक्ट्स जो रखे गए हैं और ये साहब ने बताया, अगर उनको हम कलेक्टिव करके देखें तो कीमत तो वो नहीं बनती जो हुकूमत बता रही है, तो फिर हुकूमत ने इतना बेजा इजाफा क्यों किया है? देखिए ये मैं चूंकि वो औरिया साहब से कह रहा था कि चूंकि ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं वो, ये पॉलिसीज हमारे हैं जो इस तरह की बन रही होती हैं, सारी ब्यूरोक्रेसी बना के पेश करती है। अब जाहिर है प्राइम मिनिस्टर बेचारा जो भी हो इसमें, उसको जब प्रेजेंटेशन दी जाती है तो उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि अच्छा उसे जब ये बताया जाएगा कि जी सऊदी गवर्नमेंट ने 50% बढ़ा दिए अखराजात, डॉलर आपका महंगा हो चुका है, वो आराम से ही बाय कर लेता आइडिया कि ये जो मुझे बताया गया किस तरह हो गया है। जी प्राइम मिनिस्टर बेचारे हैं जी, बेचारा किस तरह हो गया, बेचारों के इख्तियार में होता क्या? काका तो नहीं है ना वो, काका तो नहीं है वो। अगर ब्यूरोक्रेसी उनको कुछ चीज पेश करती है तो वो दे आर सपोज टू बी एजुकेटेड, वो एवेल्युएट करके अपना फैसला खुद करें। देखें जी अखराजात बढ़ते कैसे हैं, PIA का मैंने आपको बताया कि अगर टाइम ही कुछ नहीं हुआ ना, अगर 3 गुना ज्यादा आप PIA का खसारा पूरा करना चाहें हज सीजन से तो अखराजात बढ़ जाएंगे। अगर आप रहायश गाहें महंगी लेंगे, यानी महंगी शो करेंगे, लेंगे तो नहीं, तो उससे ज़ाहिर अखराजात बढ़ेंगे।
हालत ये होती है कि पाकिस्तानी और इंडियन खैमे साथ, वो एशिया का एक ही हिस्सा होता है, तो खैमे साथ साथ होते हैं। मुझे ये तजर्बा हुआ कि जो चीज़ पाकिस्तानी कंटीन पर 10 रियाल की मिल रही थी, बिल्कुल उससे बेहतर क्वालिटी की वही चीज़, मसलन मुर्गी का सालन या था, वो 5 रियाल में इंडियन खैमे में मिल रही थी, इंडियन कैंटीन में मिल रही थी। तो जाहिर बात है कि यहाँ जो था वो 10 रियाल में हम खालिस मुसलमान हैं जी, हम अपने तमाम त्योहारों और तमाम इवेंट्स में डबल ट्रिपल महंगाई करते हैं। तो वही वो जो नाजायज मुनाफाखोरी है, जो इस्लाम के गले में आप रहते बाजारी है और अखराजात हैं इनके अपने अल्ले तल्ले हैं हुक्मरानों के, वो पूरे किए जाते हैं हज से। और कोई वजह नहीं है कि हज क्यों महंगा हो इसका। यानी देखें ना कि 2 लाख जो ओरिया से बता रहे हैं, अगर 3 लाख भी हम मान लें, वो आपने 4.5 लाख पे पहुंचा दिया है। अब एक आदमी ने बेचारे ने कोशिश की, जमा पूंजी वो लेके गया, पता चला जनाब 1.5 लाख अखराजात बढ़ रहे हैं। अगले साल उसको पता नहीं ज़िंदा रहूँ या ना रहूँ, अगर रहा भी तो पता नहीं अगले साल अखराजात क्या होंगे, मैं फिर जोड़ूंगा फिर नहीं। तो जब हम सब्सिडी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़रूर सब्सिडी दे दें। मैं कहता हूँ जो एक्चुअल अखराजात हैं वो करें और कंट्रोल करें। तो कोई वजह नहीं है कि जनाब वाला आप एक गरीब आदमी, यानी जो निचले मुतवस्सित तबके का आदमी है, वो हज ना कर सके। इंडिया में हमसे ज़्यादा गुर्बत है, वहाँ लोग हज पे जाते हैं, 1 लाख से तो ज़्यादा तादाद है उनकी। इरशाद साहब, मैं अर्ज़ करूँ जी, मैं अर्ज़ करूँ कि इंडिया वाले तो इसलिए बेचेंगे कम कीमत पर कि वो हिंदू हैं। आपने और हमने अपनी नानियों दादियों से सुना है, अपने बुजुर्गों से सुना है कि पार्टीशन से पहले हिंदू दुकानदार के पास बच्चा जाता था तो वही कीमत होती थी जो बड़े को, लेकिन मुसलमान दुकानदार के पास बच्चा जाता था तो वो ज़्यादा महंगा देता था। अच्छा, अब ये जो अखराजात हैं ये कहाँ जा रहे हैं? मैं एक वज़ीर आज़म को जानता हूँ जो अहराम भी सरकारी, मैं नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, वो अहराम भी सरकारी खरीदता था। मुझे जिद्दा में एम्बेसी के अकाउंटेंट ने बताया कि हमारा एक बहुत अमीर वजीर खारजा था, उसने 20 रियाल की लेदर सॉक्स, चमड़े की जुराबें वहां खरीदी ताकि तवाफ करते वक्त उसके पैरों को दर्द न हो, वो भी सरकारी खरीद से खरीदी। अच्छा, तो वो ये माशाल्लाह हमारे इतने जो बाइज्जत हमायदीन हैं उन सब के अखराजात हाजी ही तो अदा कर रहे हैं। हाजी के पैसे से ये सारे मुफ्त, ज़िया साहब जहाज़ों में भर कर लोगों को ले जाते थे 27वीं रात वहाँ नफल पढ़ने के लिए। तो ये रवायत अब तक जारी है। अगर ये अखराजात बंद कर दिए जाएं तो हज की कीमत वाकई कम हो जाएगी, वाकई कम हो जाएगी। इरशाद साहब, सवाल ये भी आता है, सरकारी जो कोटा है वो 60% है और निजी जो ऑपरेटर्स हैं उनके पास कोटा है 40%। अगर सरकारी में इजाफा हो रहा है तो इवेंचुअली फिर प्राइवेट में भी तो होगा ना? नहीं, अब देखिए ना, अगर तो हुकूमत रेगुलेटर हो तो ये अखराजात कम होंगे और प्राइवेट इदारे भी कम अखराजात में हज करा सकते हैं। लेकिन अगर वो मुनाफाखोर हुकूमत हो, ग्रां फरोश और कमीशन खोर हुकूमत होगी, तो फिर वो प्राइवेट को अगर देंगे तो वो मज़ीद महंगा कर देंगे। हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ बिकती हैं उनकी वो कीमतें नहीं हैं जो एक्चुअली होनी चाहिए। वो जो कमीशन मिलता है वजारत सनद को, हुकूमत के मुख्तलिफ लोगों को, वो अखराजात भी वो छोटी गाड़ी लेने वाला बर्दाश्त कर रहा होता है। इसी तरह बाकी जो चीज़ें हैं उसमें से अगर रिश्वत का अंसर निकाल दिया जाए, कमीशन का अंसर निकाल दिया जाए, मुख्तलिफ महकमों के जो रिश्वतखोर अफसर हैं उनका जो भत्ता है वो निकाल दिया जाए, तो हमें हर चीज़ सस्ती हो सकती है, सिर्फ हज सस्ता नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत जो बजाय इसके कि वो रेगुलेटर के तौर पर वो कंट्रोल करे, वो उस नाजायज़ मुनाफाखोरी का, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का, जुर्म का हिस्सा बन चुकी है। तवक्को ये थी कि इमरान खान के दौर में, चूँकि वो रियासत मदीना की बात करते हैं, तो कम अज़ कम इन चीज़ों पर काबू पाया जाएगा। लेकिन जो भी टेस्ट हो रहा है उसमें वो फेल हो जाते हैं। अब ये हज का इशू तो ऐसा है, आप रियासत मदीना की बात करते हैं, हुकूमत हर इम्तिहान में फेल हो रही है और ताज़ा मिसाल यही हज सब्सिडी की है। कहा है कि इमरान खान साहब को ब्यूरोक्रेट ने घेर लिया है और ये हर किसी को घेर लेते हैं, बड़ी आसानी से घेर देते हैं। पता चला यह है, जैसे वो बता रहे थे, मैं मिसालों की मिसालें दे सकता हूँ कि कैसे वहाँ से गाड़ियाँ हायर की जाती हैं, उन गाड़ियों का किराया आपके खाते में पड़ता है, कैसे वो मुख्तलिफ लोगों के लिए खास अकोमोडेशन की जाती है, किस तरह ये लोगों के अखराजात हैं उसको फोर्स किया जाता है, कौन से मकसूद हैं जो पूरा साल जो विजिट करते रहते हैं। इनको चाहिए, इमरान खान साहब को चाहिए कि सबसे पहले तो वो जो हज का बजट वजारत मस्जिद
जो हाजियों का पैसा आता है उससे कितना करें। एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और दूसरा कार्य ये है कि हज के लिए तो पैसा एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, जिसमें अवाम के नुमाइंदे भी मौजूद है। तो चीजें पूरी में होता है। जैसे मलाइका की उन्होंने मिसाल दी है, मैंने आपको बताया ना कि मैंने आज सारा दिन यही कल को इसमें था, मैं सारा दिन मैंने यही बैठ के कैलकुलेट किया है। मतलब सारा ये है कि ये लोग हैं, ये इवन ये जो इतने बड़े स्कैंडल हुए थे, मैंने हज के दफ्तर में बैठे हुए उनको मालिकान को वहां कमीशन डील तय करते हुए देखा है, मालिक मकानों को। सबसे बुरे घर जो हमारे होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि हम कमीशन खाते हैं उनके अंदर, और ये कमीशन बड़ी ऑब्वियस हो चुकी है। और बहुत बड़े लोग वहां पर होते रखते हैं, बैठे हुए हैं। आप अंदाजा करें कि शरन फिका के मुताबिक किसी भी हाजी से किराया लेना हराम है मक्के में, उसको खाने के पैसे लेना हराम है, ये इसमें कोई बात नहीं करता। बिल्कुल। आपने अगर सब्सिडी देनी है तो वहां किराया गवर्नमेंट दे दे कि हम किराया कितना लेना हराम है, हम दे देते हैं, किराया दे देते हैं। आपके हजार रास्ते हो। लेकिन मैं वैसे भी कहता हूँ कि अगर इसको ओपन कर दिया जाए, जैसे दुनिया पूरी के अंदर, इंग्लैंड में कौन सी गवर्नमेंट हज कराती है लोगों को? जब पूरे यूरोप में जो हज के जाते हैं, कौन सी गवर्नमेंट लेके जाती है? तो यूएई के लोग जाते हैं, इराक के लोग जाते हैं, शाम के लोग जाते हैं, तुर्की के लोग, कौन सी गवर्नमेंट लेके जाती है? एक प्राइवेट बिजनेस है, जैसे सारी दुनिया लोगों की जाती है, वहां जाके देख के आते हैं। गवर्नमेंट ने उसको मोनोपोलाइज करके, आप अंदाजा करें, ये पूरा अंदाजियों के चक्कर में, फिर उसके बाद उसके साथ खुदामान हज्जाज के चक्कर में, इंस्पेक्टर विजिट के चक्कर में, ये डीलें हो रही हैं, ये मीटिंगें हो रही हैं, ये सुना हो रहा है, हर इंसान, और उसके साथ गाली भी, हर साल नई गालियां जो है वो उनको मैं एक आदमी को वजीमे से इसलिए डिप्टी डायरेक्टर हज को निकाला गया था, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो असल जरदारी साहब जो थे, उनकी जो एहराम स्त्री हुआ है, उनको शिफ्ट कर दिया। मैं नाम लेने को तैयार हुआ, मैं डॉक्टर खान उनका बहुत से देखे, उनको निकाल दिया। उनका जाओ वापस जाओ, डीएनसी के बड़े अच्छे बनते थे, तुम एहराम स्त्री के एहराम भी आप पहन के जाएगा। ये तो एक हालत तो औरिया साहब ये है कि एक वफाकी वज़ीर ने जाके एहतजाज किया कि आपने मकानात जो हैं वो महंगे लिए हैं और सऊदी हुकाम से कहा कि ये ज़्यादा पैसे लिए गए, ये वापस किए जाएँ। उस साल 25,000 रुपये फ़ी हाजी वापस हुए और उस वज़ीर को जेल में डाल दिया गया। हमारी ब्यूरोक्रेसी ने, हमारे जो उस वक्त के बाकी वज़रा थे, आज़म स्वाति साहब भी उस स्कैंडल में थे और एक जज साहब भी सुप्रीम कोर्ट के उस स्कैंडल का हिस्सा थे, कि उस वज़ीर को सज़ा दी गई हामिद सईद काज़मी को कि आपने किराया वापस सऊदी हुकूमत से पैसे वापस क्यों लिए हैं, और उसके चक्कर में वो कई महीने जेल में पड़े रहे। तो ये इतना बड़ा माफिया है जो सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है, और मौजूदा हुकूमत जो रियासत मदीना की दावेदार, उसको समझ ही नहीं है कि ये हम किस गर्दाम में फंस गए हैं और कितने बड़ा स्कैंडल ये बन रहा है। पिछली हुकूमत ये क्रेडिट ले रही है, देखें जी हम तो सस्ता हज कराते थे लोगों को, ये आए हैं और इन्होंने हज भी महंगा कर दिया है। अब अभी ये बात हो रही है महंगे हज की, कल को जब ये हो जाएंगे तो होगा कि इसमें से इमरान खान ने कितना कमीशन खाया है और वजीर मजहबी उमूर ने और दूसरे लोगों ने, असद उमर ने कितना कमीशन खाया। अगला जो मरहला होगा वो इस स्कैंडल सामने आएगा। इसलिए हुकूमत तो जो भी कदम उठाती है ऐसा लगता है गलती है। अब ऑपोजिशन को मौका तो मिल गया, भले काबीना इसकी मंजूरी दे या ना दे, ऑपोजिशन के हाथ तो मौका आ गया इस पर बात करने का। ये बेहतरीन हुकूमत है हमारी, ऑपोजिशन को मौके देने के लिए ये कोशिश करके, मेहनत करके मौके पैदा करते हैं ऑपोजिशन के लिए। और जाहिर है इनको ये बड़ा एहसास है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है इस मुल्क में, तो ये नहीं चाहते कि ऑपोजिशन वाले भी बेरोजगार हो जाएं, उनके रोजगार का ये एहतमाम करते रहते हैं। बाकी रही बात ये जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं और बाकी प्राइवेट जो हज कर रहे होते हैं, वो तो पहले ही बहुत महंगा हज कर रहे होते हैं, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो जितने मर्जी 10 चाहे 15 लाख में उनसे करा लें, क्योंकि उन्होंने वीवीआईपी सहूलियात चाहिए होती हैं उन लोगों को। और ये जो बौरिया साहब जरदारी साहब की बात कर रहे थे, तो हमारे कुछ हुक्मरान तो एहराम भी अपने पैसों से खरीदना हराम समझते हैं। वो समझते हैं कि नेकी उसी सूरत में है जब कौम के पैसों से हो। आपको याद होगा शौकत अजीज साहब जब IMF से मुज़ाकरात के लिए गए थे, तो लिमोजिन और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां लेके गए थे, वो उधार देने वाले परेशान हो गए थे कि यार ये कहां से आ गए भिख मंगे।
मतलब हम तो उस तरह की बेकारी कौम है, और यहाँ माफ कीजिएगा ये सारा सिस्टम ओवरऑल होने वाला है। ये एक एक चीज पे हम तनकीद करते रहेंगे, इसका कोई फायदा नहीं है, इसको नए सिरे से बनाना पड़ेगा सब चीजों को। इजाज़त, सुल्तान मोहम्मद खान ने अपनी किताब में चमन पे क्या गुजरी लिखा है कि भुट्टो साहब स्वीडन गए तो इतना बड़ा काफिला था और इतनी महंगी गाड़ियां थीं कि उनके वजीर ने कहा है कि जी आप इमदाद लेने आए हैं या इमदाद देने आए हैं, ये ज़रा पहले वजाहत हो जाए। या देने जी साहब, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मदीहा, असल सवाल ये है कि करना क्या चाहिए, बिल्कुल हमें क्या करना चाहिए। तो इरशाद साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है, विच इज़ क्रक्स ऑफ द मैटर। उन्होंने कहा है कि हुकूमत का काम रेगुलेट करना है। जी देखें, आप हज को प्राइवेट सेक्टर को दे दें और उसको माफिया न बनने दें। हुकूमत हुस्न नीयत के साथ, खुश नीयती के साथ, खुलूस के साथ उसको कंट्रोल करे, रेगुलेट करे, और ये देखें कि वो प्राइसेस ज़्यादा न करें। तो जब ओपन कंपटीशन होगा, बिल्कुल इन्होंने गाड़ियों की मिसाल ठीक दी, अगर वही माफिया वैसा ही बनना है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है प्राइवेट सेक्टर को देने का। हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं है, हुकूमत का काम है बिजनेस को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। तो हज को प्राइवेट सेक्टर को दे दें और सख्ती के साथ कंट्रोल करें तो ओपन कंपटीशन में प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। हज तो साहिब इस्तिताअत के लिए भी हुआ है महंगा, लेकिन साथ ही साथ आपको बताएंगे कि महंगाई में भी 7% इजाफा हो गया है। इसकी वजूहात क्या है, इस पर तफसीलन बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो यहाँ पर गरीब आवाम के लिए एक बुरी खबर ये भी है कि महंगाई में 7% इजाफा हो गया है और कोर इन्फ्लेशन सख्त मॉनिटरी पॉलिसी के बावजूद भी गुज़श्ता चंद माह में बढ़ता जा रहा है। कोर इन्फ्लेशन क्या है, क्योंकि ये हार्ड एक टर्म है तो ये मैं थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ कि ये है क्या। खुराक तवानाई के अलावा दीगर चीज़ों की कीमतों में इजाफा होना कोर इन्फ्लेशन कहलाता है। इरशाद साहब, आप बताइएगा, मौशी हालात के तो हुकूमत कह रही है कि बिल्कुल सही समत पर जा रही है और फिर कर्जे भी बाहर से आ रहे हैं और फिर इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, पाकिस्तान से लोग भी बाहर जा रहे हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि सिर्फ जनवरी के महीने में भी महंगाई में 7% इजाफा हो गया। तो फिर ये सुनामी कहाँ से आ रहा है महंगाई का? देखिए, इसमें तो मौजूदा हुकूमत को मैं बिल्कुल कसूरवार नहीं समझता। माजी में 2-3 ऐसे फैसले माजी की हुकूमत ने किए जिसकी वजह से, देखें, एक तो गैस की कीमतें जब बढ़नी चाहिए थी नहीं बढ़ाई गई, रुपए की जो डिवैल्यूएशन जब होनी चाहिए थी वो नहीं की गई, और जो आपके रिज़र्व थे, जो आपके ज़र मुबादला के ज़ख़ायर थे, उसमें से डॉलर निकाल के 1 अरब डॉलर आपने मार्केट में फेंक दिया। सिर्फ ये है कि रुपए की कदर कीमत बरकरार रहे, और वो पैसा जो है वो चला गया मनी चेंजर्स के पास और उस मुल्क से बाहर चला गया। तो ये एक वजह थी। दूसरा ये था कि हुकूमत की जो बजट पिछला दिया था उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। लगता यह है कि हुकूमत को, सबका हुकूमत को, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को ये एहसास हो गया था कि अगली बारी हमारी नहीं है, तो हम इस मुल्क को जितना दलदल में फंसा सकते हैं वो फंसा दें, और अगली हुकूमत जो भी है, जिसकी भी आए, वो उससे निकल ही ना पाए और फिर हमारी ज़रूरत महसूस हो। तो अब जो सूरत हाल है, ये तो वैसे कुदरत मेहरबान है हम पर कि तेल की कीमतें दुनिया में कम हो गई हैं। इस बार हमारी फसलें जो थी, सब्जियां वगैरह सस्ती हो गई हैं, फिर बचत हो गई है, वरना तो महंगाई इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन मैं इस हुकूमत को इस हद तक सिर्फ कसूरवार समझता हूँ कि जो उसका मजबूत कंट्रोल होना चाहिए था वो थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आता है, वो मजबूती नज़र नहीं आती। और उसकी वजह भी शायद ये है कि वही लोग बैठे हुए हैं, मईशत को कंट्रोल कर रहे हैं, जो सबका हुकूमत के मुकर्रर करते हैं, वो शायद जानबूझ के भी ऐसा कर रहे हों। उसमें FBR में बैठे हुए लोग हैं, उसमें स्टेट बैंक के चेयरमैन और उनके साथी हैं, बाकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो लोग शायद जानबूझकर या वैसे कुछ और वजूहात होंगी जिसकी वजह से जिस कदर जल्द कंट्रोल होना चाहिए था महंगाई पर, वो पाने की कोशिश नहीं कर रहे। इसमें हुकूमत की कुछ न कुछ कमजोरी है। और ये सब जनवरी में ही महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं माजी के, तो फिर मौजूदा हुकूमत तो ये दावा करती है कि सब अच्छा है और मैशत जो है बिल्कुल सही पटरी पर गामजन है, तो ये दावे कैसे?
देखिए, मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे घेरे में लिए जा चुके हैं। 5 जनवरी 2018 की तकरीर उठा लें, स्टेट बैंक का यही गवर्नर था और इसने कहा कि जी बहुत अच्छा हो रहा है और आगे बड़ी हरा रहा है सब कुछ, और ये देखें थोड़े अरसे के बाद मईशत हमारी अब बड़ी जबरदस्त चल पड़ी है और ये चले जाएगी और खड़ा हो जाएगा। और उसने ये पोर्ट्रे किया कि इस दिसंबर के आते आते पाकिस्तान जो है बहुत जबरदस्त तरक्की की ऐसी मंजिलें तय करेगा जिसका आप सोच नहीं सकते। उसके बाद सारे के सारे काम, फिर उसके बाद उनकी जुलाई के अंदर एक ब्रीफिंग आई कि जी पहले 8 महीने में ये हो रहा है और झूठ बोलते रहे, और अब जनवरी में वो आके कहते हैं कि नहीं हम तो उस वक्त डाउन स्लाइड पे चले गए हैं और फला चले गए। कोई पूछे कि आपका जनवरी से सच बोल रहे थे, आज सच बोल रहे थे, 2018 में सच बोल रहे थे कि 2019 में सच बोल रहे थे? बुनियादी तौर पर मसला ये था कि वो सारे के सारे उस वक्त अपने उनको एक झूठ की आदत डाली गई थी, लोगों के सामने हरा हरा पेश करने की आदत डाली गई थी, इंडिपेंडेंट बिहेव नहीं करते थे। यही वजह है कि आज ये सूरत हाल है कि जब असल हकायक लोगों के सामने आते हैं तो लोग चीख रहे हैं। और ये इतना बुरा हुआ है पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ, आज नहीं गुज़िश्ता 5-6 सालों से, कम से कम 6 सालों से हो रहा है। और इन 6 सालों के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी को इस बुरी तरह फंसा दिया गया है कि उससे निकलना यानी इतना मुश्किल टास्क, मुझे भी बात लगता है कि इतना मुश्किल टास्क बनता चला जा रहा है कि जिसके अंदर से शायद आप नहीं निकल पाए। लेकिन एक ही रास्ता है, और मैंने कई दफा कहा है कि दुनिया के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है, और उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट द इलिजिटिमेट डेट के ऊपर। उन्होंने बकायदा 5 मुल्क ऐसे थे दुनिया के जिनमें पैराग्वाय था, जिसमें अर्जेंटीना था, जिसमें निकरागुआ था, जिनको उन्होंने खास तौर पे ये कहा कि आप अपने डेट जो है उनको देने से इनकार कर दें, और उन्होंने इनकार किया और बकायदा उन्होंने लेजिटिमेट डेट को डिफाइन किया। अब ये अगर डेफिनेशन अगर आपकी है तो फिर तो ठीक है, तो फिर तो आप कुछ कर सकते हैं। इमरान खान को इस तरह के रेडिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मसला सारा यह है कि ये बाकी जितनी भी उनकी है ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी की सारी इस तरह की हैं कि वो अपना उनको स्टेप लेने को ब्यूरोक्रेट उनको उसी सिस्टम के रट में डाल रहे हैं, और सदमुर साहब को भी उस सिस्टम के रट में डाल दिया गया। अयाज साहब, आप औरिया साहब की बात से अग्री करेंगे कि खान साहब को तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने घेर लिया है, किसी तौर पर मिसगाइड करें, लेकिन अब हाई टाइम है कि सख्त स्टेप लिए जाएं? तमाम ब्यूरोक्रेट से मुराद बुरे ब्यूरोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेट अच्छे भी हो सकते हैं। हमारे यहाँ ये जो पैराग्वे की और उसकी मिसाल दे रहे हैं ना औरिया साहब, यहाँ इसलिए नहीं हो सकता कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों, हमारे सियासतदान हों, इन सब के इंटरेस्ट वेस्ट में हैं, बेशतर के कारोबार वेस्ट में हैं, बेशतर के बच्चे वहां पढ़ते हैं। मुझे तो आज बड़ा दुख हुआ जब नवाज शरीफ साहब को सर्विसेज हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, बड़ी ज्यादती की गई उनके साथ, क्योंकि उन्हें तो फ्लू भी होता था तो वो उसका चेकअप कराने के लिए लंदन जाया करते थे। तो ये जुल्म हो रहा है इस मुल्क में। देखें, अच्छा, ये कुछ दे दिला के चले जाएंगे, इसको पूरा रेडिकलाइज करना पड़ेगा जी। कुछ दे दिला के चले जाएंगे। चलिए क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कुछ दे दिला के चले जाएंगे, फिक्र नहीं, वो तो चले जाएंगे, अब ज़ाहिर है पहला स्टेप हो गया, लेकिन ज्यादती तो हुई ना। हाँ जी, हाँ जी, नहीं देखिए ना, जुल्म तो हुआ ना। मुझे तो बड़ा दुख हुआ इस जी 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 नहीं, बहरहाल दुख तो करने का, मुझे एहतजाज तो करने दें यार, ये तो मेरा राइट है। कायद के साथ इस तरह बुरा सलूक, हाँ, कायद को फौरी तौर पे लंदन भिजवाना चाहिए था। ये इतने दिन भी रखना ज्यादती होगी उनके साथ, इतनी खिदमत की है उन्होंने इस कौम की। आज जो ये हालात हुए हैं ये ऐसे थोड़ी हो गए हैं। जो जनवरी में रिकॉर्ड इन्फ्लेशन हो गई है इस मुल्क में, बेसिकली देखें डॉलर महंगा हो गया, और हमारी जो मिडिल क्लास है मेजॉरिटी इंपोर्टेड चीजें यूज कर रही होती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप अपनी चीजों का स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा पाते। वो जो शायरी बात कर रहे थे गाड़ियों की, वो लेके चूंकि कमीशन ले लिया जाता है, वो हमें देते क्या है उन गाड़ियों में, जितने पैसे वो ले रहे होते हैं उस हिसाब से तो कोई उनमें सहूलत होती नहीं उन गाड़ियों में। आप एक 600 सीसी गाड़ी लेने जापान की, वो फुली लोडेड होती है, और हमारी जो आप 30, 31, 32 लाख भी ले रहे होते हैं उसमें होता ही कुछ नहीं है। तो ये चीजें, इनको मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये सारा सिस्टम ओवरऑल होने वाला है। ये एक दो चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा इस मुल्क में। ये जो नुमाइशी इक़दाम कर रहे हैं, ये ऐसे ही सिस्टम चलता रहेगा। वरना जी इज़हार साहब, अगर हम सब का इंटरेस्ट है ही वेस्ट में, फिर गरीब अवाम और पाकिस्तान का किसने सोचना है? देखिए, सुई, मैंने एक दिन पहले भी अर्ज़ किया था कि वो मुल्ला नसरुद्दीन जो था, वो सुई उसकी कमरे में गुम हुई थी और वो बाहर सड़क पर ढूंढ रहा था, इसलिए कि कमरे में अंधेरा था और सड़क पर रोशनी थी।
ये ठीक है कि ब्यूरोक्रेट्स ने इमरान खान को अपने हिसार में लिया हुआ है, FBR पर भी इल्ज़ाम आता है, लेकिन बाज़ार में कौन बैठा है, चीज़ें कौन बेच रहा है? हमारा ताजिर इस मुल्क के साथ, अवाम के साथ कभी मुखलिस नहीं रहा। ये अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी ताजिर बिरादरी है। वो उनका आप माइंड सेट देखें नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने एक दफ़ा अपने लोगों से ये कहा, साथियों से, कि यार सऊदी अरब में कोई टैक्स नहीं है तो हम क्यों टैक्स लेते हैं। यानी एक ऐसा वजीर आजम जो कहता है कि टैक्स होना ही नहीं चाहिए, ये हमारे ताजिर बिरादरी उसके साथ है। ये भी तो हो सकता है कि ये ताजिर जो हैं ये जानबूझकर लोगों को, देखिए हमारा ताजिर जो है वो इतना हठ धर्म है कि वो मिलावट वो करता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी वो करता है, बच्चों के दूध तक वो ख़राब करता है। अच्छा, वो इतना हठ धर्म है कि वो दुकान दिन को 12 बजे खोलता है, रात को 12 बजे बंद करता है। अगर उसे कहें कि तवानाई बचाने के लिए तुम बंदों की तरह औकात पर आओ तो वो नहीं करता, टैक्स वो नहीं देता, टैक्स देने वालों को वो करप्ट करता है। तो ये महंगाई जो है, ये नवाज शरीफ साहब की ये जो ख़ास हल्का इंतखाब है ताजिर बिरादरी, ये भी तो हो सकता है कि वो जानबूझकर एक साजिश के तहत कर रहे हैं ताकि इस हुकूमत को नाकाम बनाया जाए। इस पहलू पर हम लोग क्यों नहीं गौर कर रहे? ये गौर तो अपना इजहार साहब हुकूमत को करना चाहिए। उनको अकल होनी चाहिए कि वो ये सोचें कि ब्यूरोक्रेसी में कहाँ हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, ताजरों की सतह पर कहाँ साजिश हो रही है। ये उनका काम है ना, वो सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। वो उनको हर तरफ हरा हरा नज़र आ रहा है, ये उन्हें सोचना चाहिए। हम तो ये समझते हैं, हमने तो एक आध दफ़ा किसी से कहा, लेकिन उनको सोचना चाहिए, लेकिन ख्वाब भी तो वही दिखा रहे हैं ना आवाम को, सब अच्छे की रिपोर्ट भी तो वही दे रहे हैं। वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये उनके सोचने का काम है कि कहाँ नाअहली है, कहाँ साजिश है, कहाँ नाकिस मनसूबाबंदी है और कहाँ हमारे गलत फैसले हैं। ये सारी चीज़ों का एक पैकेज जो है उनके सामने होना चाहिए। जी ज़ार साहब, बात यह है कि जब आपकी पॉलिसियां, जब हुकूमत के इर्द गिर्द, वज़ीर आज़म साहब के इर्द गिर्द इशरत हुसैन और अरबाब शहजाद जैसे लोग होंगे जो हर हुकूमत के साथ होते हैं, तो फिर यही कुछ होगा। इमरान खान साहब को पहले तो कुछ मर्दम शनासी के कुछ सबक दिए जाएं, उसे और कोई नहीं तो कम से कम गुलिस्तान सादी ही पढ़ा दो कि वो बंदों को तो पहचान ले कि किस आदमी को साथ रखना है, किसको साथ नहीं रखना। ठीक है, आपका क्या कमेंट है कि अब क्या तजावीज़ नाकाम करने के लिए काफी हैं? वो मुझे अभी एक मेरे क्लास वालों ने बड़ा जबरदस्त मैसेज भेजा है। वो कहते हैं कि पहले इमरान खान साहब को गरीबों की वजह से नींद नहीं आया करती थी और आजकल गरीब इमरान खान साहब की वजह से सो नहीं सकते। तो हालत तो जाहिर है ये हो गई है। बेसिकली इमरान खान साहब से हमने, मेरा ख्याल है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी, क्योंकि उनमें कोई हमें बहुत बड़ा इनकलाबी लीडर नज़र आ रहा था। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करके जो सबसे बड़ा काम वो कर रहे हैं, वो ये गुर सीख रहे हैं कि 5 साल हुकूमत कैसे की जाती है। उसके लिए वो सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। वो PAC का चेयरमैन नहीं बनाना चाह रहे थे शहबाज शरीफ साहब को, कॉम्प्रोमाइज़ किया, उनको बनाना पड़ा। अब शेख रशीद साहब को उसमें डाला जा रहा है कि जी वो बड़ा गलती होगी। भाई आपने बना दिया, आप अब उनको बर्दाश्त कर लें, उनको तस्लीम कर लें कि उनके बना दिया है। बेसिकली प्रॉब्लम वही है कि वो करना कुछ चाहते थे, बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा, उन्हें बताया ये गया कि हुजूर हमारे पल्ले तो है ही कुछ नहीं, मईशत का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, हर इदारा तबाह हुआ है, सारे इदारे सब्सिडी पे चल रहे हैं, PIA, स्टील मिल्स, जहां देखते हैं मसाइल ही मसाइल हैं। सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है जिसपे वो बहुत ज्यादा तनकीद किया करते थे। तो वो मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमने 5 साल हुकूमत कैसे करनी है इन कॉम्प्रोमाइजेस के साथ। इससे आगे मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जी। और ये साहब, आपको क्या लगता है मौजूदा हुकूमत सिर्फ 5 साल पूरे करना चाहती है, इसीलिए हर बात पे कॉम्प्रोमाइज कर रही है, जो भी स्टेप लेती है वो तो गलती के तौर पर ही सामने आता है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ब्यूरोक्रेट्स, इमरान खान की नीयत पे शक नहीं किया जा सकता, वो मुद्दे में बहुत ठीक है। और लेकिन यह है कि बुनियादी तौर पर ब्यूरोक्रेट्स का मामला होता है कि वो खौफ से चीजें क्रिएट करती, उन्होंने एक खौफ क्रिएट करना होता है। अब देखें ना, खुद सोचें, आप कहते हैं कि जनाब मुल्क तबाह हो गया, खत्म हो गया। ये लाहौर शहर है, 1.5 करोड़ लोग हैं, सुबह सवेरे उठते हैं, नाश्ता करते हैं, काम पे जाते हैं, रात को दोबारा घर आके बैठते हैं, बच्चों के साथ बैठते हैं, सो जाते हैं, सुबह से उठ भी जाते हैं। वो लोग कितने ढीठ लोग हैं यार।
लेकिन पोर्ट्रेट ये किया जाता है जैसे ये 1.5 करोड़ लोग हैं जो मर चुके हुए हैं, तबाह बर्बाद हो चुके हुए हैं, और इसके साथ साथ वो आदाद और शुमार की एक गौरव धंधा पेश किया जाता है। फिर ये किया जाता है अगर तुमने इसको हिला दिया तो पता नहीं क्या तूफान आ जाएगा। एक स्टेटस को का मैंने तो उनको खुशामद के उससे और उसके बाद खौफ क्रिएट करने से देखा हुआ है। इमरान खान का मसला सिर्फ एक हो चुका हुआ है कि इमरान खान को जो उसके इर्द गिर्द उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी है ना, इनको स्टेटस को रास आता है, इसलिए वो इमरान खान को शिकंजे में डालते हैं और उन्होंने डाल दिया है। और वो स्टेटस को और खौफ जो ब्यूरोक्रेसी ने क्रिएट किया होता है उसके अंदर से उसको जो होप दिलाई जाती है कि हम तुम्हें किसी अपना जो नारंगी के दरख्त से हम तुम्हें आम पैदा करके दिखाएंगे, वो हैं ये लोग। और उन्होंने उसको इरशाद साहब शॉर्टली कमेंट कीजिएगा, आपके पास क्या मैं इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ और साहब की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता, इरादे भी उनके बुलंद हैं और खारजा पॉलिसी जिस तरह उन्होंने बेहतर अंदाज में डील की है, अगर वो दाखिली पॉलिसियों में भी वही अंदाज इख्तियार करें गैर रिवायती और स्टेटस को तोड़ने की कोशिश करें तो वो कामयाब हो सकते हैं। इतनी मायूस कुन सूरत हाल नहीं है, लेकिन बाहर उन्हें देखना पड़ेगा कहाँ साजिश हो रही है, कहाँ नाकिस मनसूबाबंदी है और कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं। ये इदराक ज़रूरी है। ठीक है, आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।